कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम सुबासा होता है। सुबासा को बचपन से ही फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद होता है। सुबासा के फादर नेवी में होते हैं। वो अपनी ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। सुबासा और उसकी मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। जैसे ही सुबासा के पेरेंट्स की नजर हटती है, सुबासा फुटबॉल से खेलता हुआ रोड की तरफ चला जाता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और तेजी से सुबासा की तरफ टकरा जाता है। अब यहाँ से सीन स्विच होता है। आगे हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सुबासा के फादर शिप पर होते हैं। तब उन्हें सुबासा का एक मैसेज आता है। वो लोग एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। सुबासा की माँ उसे घर शिफ्ट करने के लिए कहती है, पर सुबासा फुटबॉल से खेलता हुआ बाहर चला जाता है। हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले जब सुबासा का एक्सीडेंट हुआ था, तब ट्रक आकर सुबासा को टक्कर मारता है, पर ट्रक का इम्पैक्ट सीधा फुटबॉल पर पड़ता है। सुबासा भी फुटबॉल के साथ जाकर दूर गिर जाता है, जो कि सुबासा के लिए एक क्वेश्चन का काम करता है, जिसकी वजह से सुबासा को कोई भी चोट नहीं आती। तब से सुबासा फुटबॉल को अपना दोस्त मानने लगता है। अब प्रेजेंट सीन में सुबासा की फैमिली जापान के नानकात्सु टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। सुबासा बॉल के साथ खेलता हुआ पूरे टाउन का चक्कर लगाने के लिए निकल जाता है। उसे ग्राउंड में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो ग्राउंड पर खेलने के लिए लड़ रहे होते हैं। इनमें 2 स्कूल्स के बच्चे होते हैं, नानकात्सु और सुटेत्सु। ये दोनों स्कूल एक दूसरे के राइवल होते हैं। सुटेत्सु स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन गेंजो नानकात्सु टीम के कैप्टन इशिजाकी से कहता है कि अगर तुम्हारी टीम से कोई भी प्लेयर एक भी गोल कर देता है तो मैं अपनी हार मानकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग राजी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स के प्लेयर एक एक करके गोल करने की कोशिश करते हैं, पर गेंजो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर होता है। वो सभी बॉल्स को रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस तरह गेंजो ग्राउंड पर कब्जा कर लेता है। दूर से सुबासा भी ये सब देख रहा होता है। गेंजो की स्किल्स को देखकर सुबासा उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद जब इशिजाकी घर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात सुबासा से होती है। सुबासा गेंजो को चैलेंज करना चाहता था। ये देखकर इशिजाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गेंजो पहले ही अपने घर जा चुका होता है, इसीलिए सुबासा इशिजाकी से गेंजो के घर का पता पूछने लग जाता है। इस पर इशिजाकी सुबासा को एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहाँ से गेंजो का घर दिखाई देता है। इशिजाकी को जरा सा भी विश्वास नहीं था कि सुबासा गेंजो को हरा सकता है, क्योंकि गेंजो पिछले साल ही नेशनल्स खेलकर वापस आया है। उसने नेशनल्स पहुंचने तक एक भी गोल नहीं होने दिया। सुबासा अपनी बॉल पर मैसेज लिखकर गेंजो के घर की तरफ किक कर देता है। गेंजो भी उस समय अपने घर के गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी बॉल सीधा गेंजो के सामने आ जाती है और गेंजो उसे कैच कर लेता है। सुबासा की किक को देखकर इशिजाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सुबासा ने सच में बहुत दूर बॉल किक कर दी होती है। दूसरी तरफ सुबासा की किक को देखकर एक शराबी सीधा बॉल का पीछा करने लगता है और गेंजो के घर के अंदर पहुंच जाता है। शराबी गेंजो को बताता है कि बॉल सीधा सामने वाली पहाड़ी से आई है। ये सुनकर गेंजो एकदम ही शॉक हो जाता है। इसके बाद वो शराबी और गेंजो दोनों उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जिसने इतनी दूर बॉल किक करी होती है। इसके बाद गेंजो और सुबासा दोनों उसी ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ समय पहले गेंजो और इशिजाकी लड़ रहे थे। वहां पहुंचकर सुबासा गेंजो को चैलेंज करता है और बताता है कि मैंने ही बॉल को इतनी दूर किक किया है, पर गेंजो को विश्वास नहीं होता कि एक बच्चा बॉल को इतनी दूर कैसे किक कर सकता है। इसके बाद गेंजो गुस्से में बॉल को सुबासा की तरफ किक करता है, पर सुबासा बॉल को किक करके पहले हवा में उछाल देता है और उसे वापस गेंजो की तरफ किक करने वाला होता है। तभी उनके सामने से एक ट्रक निकलता है। सुबासा बॉल को ऐसे किक करता है कि बॉल ट्रक के नीचे से होते हुए गेंजो तक पहुंच जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर में गेंजो सुबासा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो एक शर्त रखता है कि तुम्हें पहले सुटेत्सु स्कूल की बी फुटबॉल टीम को हराना होगा। ये सुनकर सुबासा तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि वो गेंजो के खिलाफ खेलना चाहता था। इसके बाद सभी लोग ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाते हैं। सुबासा के सामने सुटेत्सु की बी फुटबॉल टीम खड़ी होती है, जिनका गोलकीपर गेंजो होता है। चैलेंज शुरू होते ही सुबासा सीधा बॉल को लेकर गोल की तरफ आगे बढ़ता है। सुटेत्सु की पूरी बी टीम सुबासा को रोकने की कोशिश करती है, पर इसमें कामयाब नहीं हो पाती। आखिर में सुबासा बॉल को एक तेज किक मारता है, जिसे गेंजो ब्लॉक कर देता है, पर बॉल अभी भी ग्राउंड में ही होती है। अब वो शराबी बॉल को सुबासा की तरफ किक मारता है। तब हमें पता चलता है कि ये शराबी कोई और नहीं बल्कि ब्राजील टीम का स्टार फुटबॉल प्लेयर रोबोट होंगो होता है। बॉल को अपनी ओर आता हुआ देखकर गेंजो और सुबासा दोनों बॉल की तरफ जंप करते हैं, पर सुबासा एक हेडर मारकर गोल कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बॉल बचाने के चक्कर में गेंजो गोल पोस्ट से टकरा जाता है, जिससे उसके सर में चोट आ जाती है। गेंजो बहुत ही ज्यादा
गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो एक बच्चे से हार गया होता है। इसीलिए अपना रिवेंज लेने के लिए गेंजो सुबासा को इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए चैलेंज करता है और सुबासा भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद गेंजो इशिजाकी को ग्राउंड दे देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। सुबासा की परफॉर्मेंस देखकर इशिजाकी सुबासा को नानकाट्सु फुटबॉल टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है और उसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट के बारे में बताता है। हर साल नानकाट्सु और सुटेत्सु दोनों स्कूल कई सारे स्पोर्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी स्पोर्ट्स में दोनों स्कूल बराबर है, पर फुटबॉल के मामले में नानकाट्सु टीम बहुत कमजोर होती है। आगे सुबासा जैसे ही रोबोट को आता हुआ देखता है वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। रोबोट इशिजाकी से नानकाट्सु टीम का कोच बनने के लिए पूछता है, पर इशिजाकी ने कभी इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं देखा होता है, इसीलिए उसे रोबोट के बारे में पता नहीं होता है। रोबोट इशिजाकी को प्रूव करने के लिए बॉल को सीधा क्रॉस पर किक करता है और जब बॉल वापस लौट कर आती है तो हवा में जंप करके सीधा गोल कर देता है। ये देखकर इशिजाकी एकदम ही हैरान रह जाता है। रोबोट की परफॉर्मेंस को देखकर इशिजाकी तुरंत रोबोट को नानकाट्सु टीम का कोच बना देता है। रोबोट की किक को देखकर सुबासा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। ये देखकर रोबोट समझ जाता है कि सुबासा फुटबॉल के लिए कितना ज्यादा पैशनेट है। सुबासा लगातार प्रैक्टिस करता है और थोड़ी ही देर में रोबोट की कॉपी करने लग जाता है। ये देखकर रोबोट और इशिजाकी दोनों हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोबोट सुबासा के घर पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जैसे ही सुबासा रोबोट को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। तब रोबोट सुबासा को एक चिट्ठी निकाल कर देता है। असल में ये चिट्ठी सुबासा के फादर ने भेजी होती है। रोबोट सुबासा के फादर का दोस्त होता है। उन्होंने रोबोट को सुबासा को ट्रेन करने के लिए भेजा होता है। रोबोट जैसे ग्रेट प्लेयर उसे ट्रेन करेगा, ये देखकर सुबासा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबासा नानकाट्सु टीम से मिलने के लिए निकल जाता है। सुबासा उन्हें बताता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसने रिसेंटली ही नानकाट्सु स्कूल को ज्वाइन किया है। जब इशिजाकी सभी को बताता है कि सुबासा ने गेंजो को हरा दिया है, ये सुनकर सभी लोग एकदम ही शॉक रह जाते हैं। गेंजो ने नेशनल्स में पहुंचने से पहले एक भी गोल नहीं होने दिया था, पर सुबासा आते ही गोल कर देता है। ये देखकर सभी लोग सुबासा की इज्जत करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी हार के बाद गेंजो और मेहनत के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। सुबासा और नानकाट्सु टीम के मेंबर्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी निशिगाओ का टीम वहां पर आ जाती है। निशिगाओ का एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। रोबोट ने एक प्रैक्टिस मैच के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया होता है जिससे वो नानकाट्सु टीम को समझ सके, पर निशिगाओ का टीम का कैप्टन हांजी उराबे नानकाट्सु टीम का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि नानकाट्सु टीम पिछले स्कूल टूर्नामेंट में सुटेत्सु टीम से 30-0 से हार गई थी। थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस मैच शुरू होता है। हम देखते हैं कि गेंजो वहां से निकल रहा होता है, पर मैच को देखकर वो रुक जाता है। इशिजाकी की सभी टीम मेंबर से अच्छी बनती है, इसीलिए रोबोट उसे टीम का कैप्टन बना देता है। निशिगाओ के टीम का कैप्टन हांजी को लगा था कि वो लोग बड़ी ही आसानी से नानकाट्सु टीम को हरा देंगे और उन्होंने फील्ड को कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था, पर तभी सुबासा की एंट्री होती है। सुबासा पूरी फील्ड को कंट्रोल करने लग जाता है और एक शानदार गोल कर देता है। हांजी को नहीं पता था कि नानकाट्सु टीम में एक सुबासा जैसा कोई प्लेयर भी है, इसीलिए वो सुबासा की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाता है। सुबासा अकेले ही पूरी टीम को हरा सकता था, पर वो बॉल को अपनी टीममेट्स को भी पास करता रहता है जिससे वो लोग भी बीच में सीख सके। सुबासा की वजह से पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ये देखकर गेंजो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अंत में सुबासा इशिजाकी को एक लॉन्ग पास करता है जिस पर इशिजाकी हेडर मारकर गोल कर देता है। इससे निशिगाओ का टीम बुरी तरह से हार जाती है। किसी को भी बिलीव नहीं था कि वो लोग ये मैच जीत जाएंगे, इसीलिए नानकाट्सु टीम सुबासा को अपना हीरो मान लेती है। इस प्रैक्टिस मैच को देखकर रोबोट भी समझ जाता है कि उसे नानकाट्सु टीम को कैसे ट्रेन करना है। अब शाम को घर पहुंचकर रोबोट सुबासा को अपनी ब्राजील की जर्सी दिखाता है। ये देखकर सुबासा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सुबासा फैसला करता है कि वो जापान के फुटबॉल को ब्राजील से भी आगे लेकर जाएगा। अगली सुबह इशिजाकी स्कूल में अपनी टीम की पिछली जीत के बारे में बात कर रहा होता है। वो अपने सभी क्लासमेट्स को सुबासा के बारे में बताता है। तभी सुबासा भी स्कूल में आ जाता है। सुबासा हमेशा की तरह फुटबॉल को ड्रिबल करता हुआ आ रहा होता है। ये देखकर स्कूल के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। सुबासा की ड्रिबलिंग स्किल्स को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सुबासा फुटबॉल में बहुत अच्छा है। इसके बाद हम नानकाट्सु स्कूल के बाकी स्पोर्ट्स क्लब को भी देखते हैं। सभी लोग सुटेत्सु स्कूल को हराने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। इसके अलावा नानकाट्सु स्कूल में एक चीयर लीडर ग्रुप भी होता है जिसकी कैप्टन का नाम सनाए होता है। आगे हमें रोबोट का पास्ट के बारे में बताया जाता है। रोबोट को मैच खेलते हुए चोट लग गई थी जिस वजह से रोबोट की आंख से रेटिना डिटैच हो गया था। अगर
अगर रोबोट को फिर कभी चोट लगती है तो वो उससे अंधा भी हो सकता है। इसीलिए रोबोट रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हम नानकात्सु टीम पर शिफ्ट होते हैं। नानकात्सु की चीयर लीडर स्क्वाड भी उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए आई होती है। रोबोट सभी प्लेयर्स को सुबासा के अगेंस्ट खेलने को कहते हैं जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर सके। नानकात्सु टीम भले ही कमजोर थी पर सुबासा को पूरी टीम के अगेंस्ट खेलता हुआ देखकर चीयर लीडर स्क्वाड की कैप्टन सनाए हैरान रह जाती है। नानकात्सु टीम को 5 मिनट तक सुबासा को रोकना होता है जबकि सुबासा को एक गोल करना होता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि नानकात्सु टीम सुबासा को रोक सकती है पर सुबासा पूरी टीम के बीच से ड्रिबल करता हुआ गोल के पास पहुंच जाता है। पूरी नानकात्सु टीम सुबासा को रोकने की कोशिश करती है पर सुबासा एक पावरफुल शॉट मारकर गोल कर देता है। सुबासा का गेम देखकर सनाए बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सुबासा से प्यार करने लग जाती है। अब रोबोट भी पूरी नानकात्सु टीम को ट्रेन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गेंजो भी अपने पर्सनल कोच से ट्रेनिंग ले रहा होता है। नानकात्सु टीम में सभी लोग ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। रोबोट चाहता था कि सभी लोग बॉल के साथ दोस्त बन जाए, इसीलिए वो सभी से कहता है कि तुम जहां भी जाओ तुम बॉल को अपने साथ लेकर जाओ जिससे तुम बॉल को अच्छे से हैंडल करना सीख जाओगे। दूसरी तरफ भले ही रोबोट ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था पर वो खुश था क्योंकि उसे सुबासा जैसा पैशनेट प्लेयर मिल चुका होता है जो उसके जैसे ही फुटबॉल से प्यार करता है। इसलिए रोबोट ठान लेता है कि वो सुबासा को ट्रेन करेगा जिससे सुबासा दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन सके। हम देखते हैं कि एक मिसाकी नाम का लड़का होता है। मिसाकी भी सुबासा की तरह फुटबॉल से प्यार करता है लेकिन उसके फादर एक पेंटर होते हैं। वो जगह जगह घूमकर पेंटिंग बनाते हैं। इसी वजह से मिसाकी को भी बार बार स्कूल बदलना पड़ता है। अगली सुबह नानकात्सु टीम कोच रोबोट के कहने पर फुटबॉल को स्कूल तक ड्रिबल करने की कोशिश करते हैं पर यह इतना आसान नहीं होता है। ज्यादातर प्लेयर्स ठीक से बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। मानाबू तो स्कूल तक लेट पहुंचता है क्योंकि वो बॉल को ठीक से ड्रिबल नहीं कर पा रहा था। मानाबू रास्ते में सुनता है कि सुटेत्सु टीम एक फ्रेंडली मैच खेलने वाली है, इसीलिए पूरी नानकात्सु टीम वो मैच देखने का फैसला करती है। जब सभी लोग सुटेत्सु स्टेडियम पहुंचते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। हांजी भी ये मैच देखने के लिए वहां पर आया हुआ होता है। हम देखते हैं कि पूरी सुटेत्सु टीम वहां पर प्रेजेंट होती है पर गेंजो मैच के लिए नहीं आता। जब से गेंजो सुबासा से हार गया था उसके बाद से ही गेंजो घर पर ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। पर सुटेत्सु की टीम में गेंजो के अलावा भी बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो सुटेत्सु को बड़ी ही आसानी से ये मैच जितवा सकते हैं। सुटेत्सु की परफॉर्मेंस को देखकर इशिजाकी को चिंता होने लगती है कि आखिर वो लोग सुटेत्सु को कैसे हरा पाएंगे। रोबोट ने सुबह सुबह सुबासु को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। ये देखकर नानकात्सु टीम के सारे मेंबर्स भी जल्दी उठकर ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं जिससे वो लोग सुटेत्सु को हरा सके। रोबोट सभी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है जिससे सभी की स्किल्स इंप्रूव होने लग जाती हैं। लगभग 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नानकात्सु टीम की स्किल्स में काफी ज्यादा सुधार आ जाता है। अब उन्हें फुटबॉल को स्कूल तक ड्रिबल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती। चीयर लीडर स्क्वाड की कैप्टन सनाए स्कूल गेट पर सुबासा का वेट कर रही होती है जिससे वो सुबासा को ड्रिबल करता हुआ देख सके। सनाए बाकी स्पोर्ट्स को इग्नोर कर देती है और अपनी चीयर लीडर स्क्वाड से केवल सुबासा के लिए चीयर करने को कहती है। हम देखते हैं कि अब वो समय आ चुका होता है जब इंटर स्कूल टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है। प्रैक्टिस के आखिरी दिन रोबोट सभी को आराम करने के लिए कहते हैं जिससे सभी लोगों को मैच से पहले अच्छा रेस्ट मिल सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसाकी अपने फादर के साथ नानकात्सु टाउन में शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जब सुबासा प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात मिसाकी से हो जाती है। सुबासा की ड्रिबलिंग को देखकर मिसाकी उससे इम्प्रेस हो जाता है। अगली सुबह इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सुटेत्सु स्कूल में होता है। नानकात्सु की पूरी टीम वहां पर ड्रिबल करके पहुंचती है। ये देखकर कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और इशिजाकी उन्हें चुप करा देता है। मैच शुरू होने में थोड़ा टाइम होता है इसलिए नानकात्सु टीम दूसरे स्पोर्ट्स को देखने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग नानकात्सु टीम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं क्योंकि पिछली बार नानकात्सु सुटेत्सु से बहुत बुरी तरह हार गई थी। ये देखकर इशिजाकी थोड़ा अपसेट हो जाता है। रनिंग कंपटीशन में नानकात्सु का प्लेयर इंजर्ड हो जाता है इसीलिए उसकी जगह पर सुबासा पार्टिसिपेट कर लेता है। सुबासा बॉल को ड्रिबल करते हुए रनिंग कर रहा होता है और देखते ही देखते सुबासा सभी को पीछे छोड़ देता है और आखिरी में रेस भी जीत लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। आगे यामाबुकी स्कूल टीम का कैप्टन टाकेशी किशिडा
फेमस सोटेत्सु टीम का मैच देखने के लिए आया हुआ होता है, पर हांजी उससे कहता है कि आज शायद ही सोटेत्सु की टीम जीत पाए। हमें बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मिसाकी नानकात्सु स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है, पर स्कूल का गार्ड उसे सोटेत्सु स्कूल की तरफ भेज देता है क्योंकि सभी लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए सोटेत्सु स्कूल गए होते हैं। थोड़ी देर बाद सुबासा और पूरी नानकात्सु टीम यूनिफॉर्म चेंज करके मैच के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही सभी लोग स्टेडियम में पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतने लोगों के सामने मैच नहीं खेला था। जबकि सोटेत्सु टीम को कोई चिंता नहीं होती है क्योंकि उन्हें क्राउड के सामने खेलने की आदत होती है। आगे गेंजो भी वहां पर आ जाता है। गेंजो मैच से पहले फिर से सुबासा को गोल करने के लिए चैलेंज करता है और सुबासा भी उससे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मिसाकी की मुलाकात सनाए से होती है। सनाए मिसाकी को बताती है कि यहाँ पर सभी लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही मिसाकी की नजर सुबासा पर जाती है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है। उधर गेंजो सभी सोटेत्सु टीम को सुबासा पर नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि केवल सुबासा ही है जिसकी वजह से सोटेत्सु हार सकती है। इस बार सुबासा फॉरवर्ड स्ट्राइकर की जगह डिफेंडर की तरह खेल रहा होता है। ये देखकर गेंजो और सोटेत्सु टीम को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, पर सोटेत्सु अपने प्लान को चेंज नहीं करते हैं। सोटेत्सु के टॉप 3 प्लेयर आगे आकर नानकात्सु के प्लेयर को चकमा दे देते हैं। जैसे ही सोटेत्सु का प्लेयर टेपे बॉल को ट्रिबल करता हुआ गोल के पास आता है, सुबासा अचानक से आकर उससे बॉल छीन लेता है। इसके बाद सुबासा बॉल को लेकर गोल की तरफ आगे बढ़ता है। सोटेत्सु का कोई भी प्लेयर सुबासा को रोक नहीं पाता। आगे सुबासा बॉल को इशिजाकी को पास कर देता है और इशिजाकी गोल करने की कोशिश करता है। इशिजाकी का शॉट बहुत ही कमजोर होता है जिससे गेंजो बड़ी ही आसानी से रोक देता है। गेंजो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि सुबासा खुद एक फॉरवर्ड के रूप में नहीं खेल रहा होता है। इस तरह गेंजो सुबासा को चैलेंज नहीं कर पा रहा होता है। आगे फिर से सोटेत्सु के प्लेयर अटैक की कोशिश करते हैं, पर सुबासा बीच में आकर बॉल को रोक देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। मिसाकी भी इस मैच को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। सुबासा की परफॉर्मेंस देखकर मिसाकी उससे इम्प्रेस हो जाता है। सुबासा के सपोर्ट की वजह से नानकात्सु प्लेयर अब बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं, जिस वजह से सोटेत्सु एक भी गोल नहीं कर पा रही होती है। आगे इशिजाकी बॉल को फिर से ड्रिबल करते हुए गोल की तरफ ले जा रहा होता है, पर गेंजो बॉल को पकड़ लेता है। गेंजो सुबासा को चैलेंज करते हुए बॉल को एक तेज किक करता है जिससे बॉल सीधा सुबासा के पास आके गिरती है। हमें बताया जाता है कि रोबोट का प्लान था कि सुबासा फर्स्ट हाफ में डिफेंस करेगा और फिर सेकंड हाफ में काउंटर अटैक करेगा, लेकिन जब सुबासा गेंजो का चैलेंज देखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अकेला ही बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल तक जाने लगता है। सुबासा बॉल को एक तेज किक मारता है, पर बॉल गेंजो के हाथ से लगकर बाहर चली जाती है, जिससे नानकात्सु टीम को एक कॉर्नर मिल जाता है। सुबासा खुद ही कॉर्नर किक लेता है और बॉल को किक करता है। बॉल कर्व होते हुए गोल के सामने पहुंच जाती है, पर बॉल कुछ ज्यादा ही मूव हो जाती है, जिससे बॉल सीधा पोल से टकरा जाती है और कोई भी गोल नहीं होता। इस तरह फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और कोई भी टीम गोल नहीं कर पाती है। हम देखते हैं कि सुबासा के फादर घर पर वापस आ जाते हैं और आते ही वो सीधा सुबासा का मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं। सुबासा अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गेंजो समझ जाता है कि नानकात्सु टीम को हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो सोटेत्सु टीम को केवल एक गोल करने के लिए कहता है जिससे वो लोग जीत सके। ब्रेक के बाद सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। सोटेत्सु बड़ी ही आसानी से इशिजाकी से बॉल चुरा लेते हैं और गोल करने की कोशिश करते हैं, पर नानकात्सु बॉल को ब्लॉक कर देती है। पर सोटेत्सु टीम का प्लेयर शिंगो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके बॉल को सीधा गोल की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद सोटेत्सु टीम का प्लेयर मामोरू और सुबासा दोनों बॉल को रोकने के लिए हवा में उछलते हैं, जिससे दोनों लोग जमीन पर गिर जाते हैं। पर तभी टेपे बॉल को किक करके सीधा गोल कर देता है। अब मैच का पहला गोल हो चुका होता है, इसीलिए सोटेत्सु टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर सुबासा पूरी नानकात्सु टीम को इनकरेज करता है और रॉबर्ट भी अब सुबासा को फॉरवर्ड प्लेयर के प्लेस पर भेज देता है, जिससे नानकात्सु भी स्कोर कर सके। सुबासा को फॉरवर्ड प्लेयर देखकर गेंजो उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसे वर्ड केज कहते हैं। इसमें अपोनेंट टीम बॉल को बस एक दूसरे को पास करती रहती है और गोल करने की कोशिश भी
नहीं करती है जिससे केवल टाइम खत्म हो जाए और वो लोग जीत सके, क्योंकि सोटेत्सु पहले ही एक गोल कर चुकी होती है। नानकात्सु के प्लेयर्स बॉल लेने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। ये देखकर इशिजाकी सोचता है हमने इतनी मेहनत की है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। इसके बाद इशिजाकी बॉल को ऑब्जर्व करता है और सक्सेसफुली एक प्लेयर से बॉल को छीन लेता है, जिसकी वजह से इशिजाकी के पैर में चोट भी लग जाती है। पर इशिजाकी हार नहीं मानता है और बॉल को सुबासा को पास कर देता है। सुबासा बॉल के मिलते ही वर्ल्ड केज को तोड़ते हुए गोल की तरफ बढ़ जाता है। सुबासा सोटेत्सु के प्लेयर्स को बड़ी आसानी से चकमा देते हुए गोल के पास पहुंच जाता है और एक लॉन्ग शॉट मारता है। गेंजो बॉल को रोकने की कोशिश करता है जिससे बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। गेंजो को लगता है कि उसने बॉल को रोक दिया है, पर तभी सुबासा हवा में उछलकर बॉल को किक मार देता है जिससे नानकात्सु टीम का भी एक गोल हो जाता है। सुबासा ये वही शॉट मारता है जो उसने रोबोट से सीखा था। दूसरी तरफ गेंजो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सुबासा ने उसे हरा दिया था। इसी के साथ सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है और मैच बराबरी पर होता है, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। हम देखते हैं कि इशिजाकी के पैर में चोट लग गई होती है जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर मिसाकी इशिजाकी की जगह खेलने का फैसला करता है क्योंकि वो भी नानकात्सु स्कूल में ट्रांसफर हो गया था और अब वो भी टीम का हिस्सा था। आगे हम गेंजो पर शिफ्ट होते हैं। गोल के बाद गेंजो का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो मैच को बीच में ही छोड़ देता है। ये देखकर गेंजो का कोच आकर उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने कभी किसी कायर को ट्रेनिंग नहीं दी है। इसके बाद सोटेत्सु टीम का कोच आकर गेंजो को समझाता है, तब गेंजो का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो खेलने के लिए रेडी हो जाता है। उधर मिसागी भी इशिजाकी की यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड पर आ जाता है। एक्स्ट्रा टाइम शुरू होते ही मिसाकी सुबासा को आगे जाने के लिए कहता है और खुद सोटेत्सु टीम को चकमा देते हुए ड्रिबलिंग करने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब मिसाकी और सुबासा दोनों आपस में बॉल पास करते हुए गोल करने की कोशिश करते हैं पर गेंजो उन्हें रोक देता है। इस तरह एक्स्ट्रा टाइम का फर्स्ट हाफ भी बिना गोल के खत्म हो जाता है। जब एक्स्ट्रा टाइम का सेकंड हाफ शुरू होता है तो सोटेत्सु टीम फुल स्पीड के साथ अपना अटैक लॉन्च करती है पर उनके लिए भी गोल करना इतना आसान नहीं होता है। सोटेत्सु टीम को एक कॉर्नर किक मिलती है जिससे सोटेत्सु टीम का प्लेयर बॉल को गोल की तरफ शूट नहीं करता है बल्कि गेंजो की तरफ शूट कर देता है। गेंजो भी बॉल को एक तेज किक मारकर गोल कर देता है। गोल के बाद सोटेत्सु टीम खुश हो जाती है पर गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नानकात्सु टीम भी गोल को इक्वल करने के लिए पूरी कोशिश करने लग जाती है। नानकात्सु टीम बॉल को सुबासा को पास करने की कोशिश करती है पर गेंजो आगे आकर बॉल को पकड़ लेता है और काउंटर के लिए बॉल को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसके बाद सोटेत्सु टीम काउंटर करने के लिए लग जाती है। मामारू एक लॉन्ग शॉट मारता है पर मिसाकी उसे रोक देता है। अब मिसाकी बॉल को सोटेत्सु प्लेयर्स के बीच से ड्रिबल करते हुए सुबासा को पास कर देता है। गेंजो को लगता है कि सुबासा गोल करने की कोशिश करेगा पर सुबासा बॉल को मिसाकी को पास कर देता है जिससे गेंजो कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद मिसाकी बॉल को वापस से सुबासा को पास कर देता है और सुबासा हेडर मारकर गोल कर देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। गोल को देखकर गेंजो डिस्करेज नहीं होता बल्कि वो पूरी टीम को लड़ने के लिए कहता है। दोनों टीम्स मैच खत्म होने तक एक दूसरे से लड़ती हैं पर लास्ट में मैच ड्रॉ पर खत्म हो जाता है। मैच के बाद गेंजो सुबासा को एक अच्छे प्लेयर के रूप में देखने लग जाता है। सोटेत्सु टीम भी नानकात्सु टीम की तारीफ करती है क्योंकि आज नानकात्सु टीम ने बहुत अच्छा खेला होता है। सभी दर्शक भी नानकात्सु टीम की तारीफ करते हैं। अगली सुबह नानकात्सु टीम हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। तब इशिजाकी सभी को बताता है कि नानकात्सु शहर एक टीम बनाने वाला है जो कि सभी स्कूल से मिलकर बनेगी और यही टीम सीधा नेशनल्स में जाने के लिए दूसरी टीम से कम्पीट भी करेगी। दूसरी तरफ रॉबर्ट सुबासा के फादर से अपने फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि मैं अब इंजरी की वजह से गेम नहीं खेल सकता हूँ, इसीलिए मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अब हम फिर से नानकात्सु टीम पर शिफ्ट होते हैं। हम देखते हैं कि गेंजो अचानक से वहां पर आ जाता है। गेंजो ने सुबह एक मैगजीन में रॉबर्ट के रिटायरमेंट के बारे में पढ़ा था, इसीलिए वो सुबासा को बताने के लिए आया होता है। जैसे ही सुबासा को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही रॉबर्ट से मिलने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ता है और बाकी लोग भी सुबासा के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। सुबासा घर पहुंचकर रॉबर्ट से रिटायरमेंट के बारे में पूछता है जिस पर रॉबर्ट उसे सारी बात बताते हैं। इसके बाद रॉबर्ट सुबासा से ब्राजील चलने के लिए कहते हैं
जिससे सुबासा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सके। ब्राजील अपने फुटबॉल के लिए बहुत फेमस होती है, इसीलिए सुबासा तुरंत हाँ कर देता है। पर ब्राजील जाने से पहले सुबासा नेशनल सॉकर टूर्नामेंट खेलना चाहता है, इसीलिए वो टूर्नामेंट तक रुकने का फैसला करता है। इसके कुछ समय बाद नानकात्सु टीम का सिलेक्शन होता है, जिसमें टाउन के सभी टैलेंटेड प्लेयर्स सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें सुबासा, गेंजो, इशिजाकी, मिसाकी, हांजी और बाकी प्लेयर्स भी होते हैं। आगे हमें मेइवा एफसी टीम का कैप्टन कोजीरो दिखाया जाता है। कोजीरो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, जो कि बिना हिचकिचाए सीधे प्लेयर्स को ही बॉल मार देता है, जिससे अपोनेंट प्लेयर्स चोटिल हो जाते हैं। इसके बाद हम वापस से नानकात्सु टीम पर शिफ्ट होते हैं। कोच नई टीम का नाम नानकात्सु एफसी रखते हैं। हम देखते हैं कि गेंजो और सुटेत्सु टीम किसी दूसरी टीम के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेल रही होती है। इसमें अपोनेंट टीम का प्लेयर गलती से गेंजो के पैर पर पैर रख देता है, जिससे गेंजो के पैर में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ मिसाकी ने बहुत सारे स्कूल्स बदले होते हैं, इसलिए उसे पता होता है कि बाकी टीम्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। इनमें से मीवा एफसी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसका कैप्टन कोजीरो सुबासा जितना ही अच्छा होता है। अब शाम को जब सब लोग घर जा रहे होते हैं, तब सुबासा की मुलाकात गेंजो से होती है। गेंजो को चलता हुआ देखकर सुबासा समझ जाता है कि गेंजो के पैर में चोट लग गई है। अब रात को सुबासा रोबोट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। रोबोट सुबासा के सामने एक शर्त रखता है। रोबोट सुबासा से कहता है कि मैं तुम्हें ब्राजील केवल तभी लेकर चलूंगा जब तक तुम नेशनल चैंपियनशिप जीत नहीं जाओगे। ये सुनकर सुबासा भी रोबोट की शर्त को मान लेता है। इसके बाद रोबोट सुबासा को अपनी स्किल्स दिखाते हुए एक लकड़ी को अपने पैर से तोड़ देता है। ये देखकर सुबासा इंप्रेस हो जाता है। अगली सुबह नानकात्सु एफसी टीम अपने पहले प्रैक्टिस मैच के लिए इकट्ठा होती है। नानकात्सु एफसी टीम में टोटल 30 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए होते हैं, इसीलिए पहले प्रैक्टिस मैच के लिए टीम को 15-15 प्लेयर्स की टीम में बांट दिया जाता है। मैच शुरू हो पाता तभी वहां पर बीच में ही कोजीरो आ जाता है। कोजीरो ने भी पहले से ही गेंजो का नाम सुना रखा होता है, इसीलिए कोजीरो गेंजो को आकर चैलेंज करता है। अब कोजीरो बॉल को लेकर गोल की तरफ दौड़ने लग जाता है। सभी प्लेयर्स कोजीरो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। कोजीरो बड़ी आसानी से सभी को पीछे छोड़ते हुए एक तेज किक करता है। हम देखते हैं कि गेंजो को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है और गोल हो जाता है। गेंजो कोजीरो के गोल को रोक नहीं पाता है, इसीलिए कोजीरो उसका मजाक बनाते हुए वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि मिसाकी भी पहले मीवा एफसी टीम में हुआ करता था, इसीलिए कोजीरो और मिसाकी एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं। कोजीरो को लगा था कि नानकात्सु एफसी टीम में केवल एक ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, गेंजो, लेकिन उसे सुबासा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दूसरी तरफ गेंजो के पैर में चोट लगी हुई होती है, इसीलिए गेंजो कोजीरो का शॉट रोक नहीं पाता है। कोजीरो के जाने के बाद गेंजो और सुबासा दोनों फैसला करते हैं कि वो टूर्नामेंट में कोजीरो से इस चीज का बदला जरूर लेंगे। अब हमें कोजीरो की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। कुछ समय पहले कोजीरो के पिता की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ और वो ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। कोजीरो डेली एक साथ कई सारी जॉब पर काम करता है, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। कोजीरो एक अच्छे फुटबॉल क्लब में शामिल होना चाहता है, जिससे उसे पैसे मिल सके और वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। अब कुछ दिनों बाद नेशनल्स के लिए क्वालिफायर शुरू हो जाते हैं, जिसमें कम्पीट करने के लिए अलग अलग टाउन से बहुत सारी टीम्स इकट्ठा होती हैं। इन क्वालिफायर्स में जो भी टीम जीतेगी उसे नेशनल्स में जाने का मौका मिलेगा। नानकात्सु एफसी एक एक करके सभी टीम्स को हरा देती है और सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है। गेंजो ने अब तक एक भी मैच नहीं खेला होता है, क्योंकि उसके पैर की चोट अभी भी ठीक नहीं होती है। पर सुबासा और मिसाकी के कॉम्बिनेशन प्ले की वजह से टीम अपने सारे मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है। सेमीफाइनल्स में नानकात्सु एफसी टीम का मैच शिमाडा एफसी टीम से होता है। शिमाडा एफसी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसीलिए कोच गेंजो को इस मैच में आराम करने के लिए कहते हैं। नानकात्सु टीम नेशनल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होती है। इस मैच में गेंजो की जगह पर यूजो को टीम में शामिल किया जाता है। नानकात्सु टीम को लगा था कि शिमाडा टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए नानकात्सु टीम मैच शुरू होते ही अटैक करना शुरू कर देती है। जैसे ही मामारू सुबासा को बॉल पास करता है, शिमाडा टीम उसे ब्लॉक कर देती है और अब बॉल मिलते ही शिमाडा भी काउंटर अटैक करने लगती है। नानकात्सु टीम का डिफेंस सही समय पर वापस नहीं आ पाता और शिमाडा टीम अपना पहला गोल कर देती है। नानकात्सु टीम के मेंबर्स अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं,
कि वो गोल को बराबर कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ खत्म होते होते नानकात्सु एक भी गोल नहीं कर पाता है। नानकात्सु टीम के प्लेयर्स दूर से ही गोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से शिमाडा का गोलकीपर उन्हें आसानी से रोक देता है। इसीलिए कोच नानकात्सु टीम को गोल के पास जाकर शूट करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मीवा एफसी भी साइटामा एरिया के क्वालिफायर में जीत जाती है। मैच में कोजीरो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिस वजह से टीम को जीतने में कोई परेशानी नहीं होती। इधर शिमाडा और नानकात्सु टीम के मैच में बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से ग्राउंड गीला हो जाता है और प्लेयर्स के लिए बॉल पर कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि शिमाडा एक कमजोर टीम है, उसके बाद भी ये लोग नानकात्सु को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तभी गेंजो शिमाडा के पुराने मैचेस के स्कोर देखता है। उससे हमें पता चलता है कि शिमाडा ने अब तक अपोजिशन टीम से भी गोल नहीं खाया होता है। इससे गेंजो समझ जाता है कि शिमाडा टीम का डिफेंस बहुत अच्छा है। जब अपोनेंट टीम गोल के पास होती है तो शिमाडा टीम शॉट को ब्लॉक करके अपने प्लेयर्स को लॉन्ग पास दे देते हैं, जिससे अपोनेंट टीम इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती है और शिमाडा टीम गोल कर देती है। इसी टेक्निक का यूज करके शिमाडा टीम अपना दूसरा गोल भी कर देती है। दूसरा गोल के बाद सभी को चिंता होने लग जाती है, क्योंकि सभी को लगा था कि नानकात्सु ये मैच हारने वाली है। दूसरी तरफ मैच को अपने हाथों से फिसलता हुआ देखकर सुबासा और ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाता है। ये देखकर पूरी नानकात्सु टीम भी लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। सभी लोग शिमाडा के गोल के तरफ बॉल को पास करते हुए ले जाने लगते हैं। आखिर में मिसागी बॉल को सुबासा को पास करता है और सुबासा राइट फुट से हुक करते हुए गोल कर देता है। ये देखकर पूरी नानकात्सु टीम खुश हो जाती है। इसके बाद मिसाकी और सुबासा दोनों एक क्रॉस हेडर कॉम्बो परफॉर्म करते हैं और एक और गोल कर देते हैं, जिससे स्कोर लेवल हो जाता है। सुबासा की परफॉर्मेंस देखकर शिमाडा टीम को समझ में आ जाता है कि अब डिफेंस करने में कुछ नहीं होगा, इसीलिए शिमाडा टीम भी अटैक करने के लिए आ जाती है। पर यूजो शिमाडा के अटैक को रोक देता है। इसके बाद यूजो तुरंत सुबासा को बॉल पास करता है। सुबासा भी काउंटर अटैक करता हुआ तीसरा गोल कर देता है और इसी के साथ नानकात्सु टीम ये मैच भी जीत जाती है। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। शिमाडा टीम भी नानकात्सु टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब फाइनल में नानकात्सु टीम को शिमिजू टीम का सामना करना होता है। सबके लिए एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या गेंजो इस मैच में खेल पाएगा, क्योंकि इसके बाद सीधा नेशनल्स का मैच होता है। अब दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सनाई भी सुबासा को चीयर कर रही होती है, पर उसे किसी और की भी आवाज सुनाई देती है जो सुबासा को चीयर कर रही थी। ये देखकर सनाए थोड़ी जेलस हो जाती है। दूसरी तरफ शिमिजू टीम भी नानकात्सु टीम की तरह काफी स्ट्रांग होती है। जैसे ही मैच शुरू होता है नानकात्सु टीम अटैक करना शुरू कर देती है, पर शिमिजू टीम के प्लेयर्स सुबासा को टाइटली मार कर रहे होते हैं, इसीलिए सुबासा बॉल नहीं ले पा रहा होता है। अब शिमिजू टीम भी काउंटर अटैक करती है और बॉल को शूट करती है, पर गेंजो बॉल को रोक देता है। इसके बाद गेंजो सुबासा को एक लॉन्ग पास करता है। कई प्लेयर्स सुबासा को टाइटली मार कर रहे थे। उसके बाद भी सुबासा गेंजो के पास को रिसीव करके एक तेज शॉट मारता है, पर बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। उधर सनाए देखती है कि जो लड़की सुबासा के लिए चीयर कर रही होती है उसका नाम यायोई होता है। हमें बताया जाता है कि यायोई सुबासा की पुरानी क्लासमेट थी, इसीलिए वो सुबासा के लिए चीयर करने के लिए आई थी। पुराने स्कूल में सुबासा अपनी फुटबॉल के साथ घूमता रहता था। यायोई सुबासा को पसंद करती थी, पर वो सुबासा को कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुबासा का ट्रांसफर हो जाता है। मैच में अब 3 प्लेयर्स सुबासा को मार्क करने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर नानकात्सु टीम के बाकी प्लेयर्स गोल करने की कोशिश करते हैं, पर शिमिजू टीम का गोलकीपर उसे रोक देता है। नानकात्सु और शिमिजू दोनों टीम्स एक जैसे खेल रही होती हैं, इसीलिए पहले हाफ में कोई भी गोल नहीं कर पाता। दोनों टीम्स को केवल एक गोल करना था, जिससे वो नेशनल्स में पहुंच सके। इसीलिए सुबासा गोल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ शिमिजू टीम गेंजो की चोट का फायदा उठाने का प्लान बनाती है। शिमिजू टीम गेंजो की तरफ एक लॉन्ग किक मारती है। जैसे ही गेंजो बॉल को कलेक्ट करने के लिए आता है, शिमिजू टीम के प्लेयर गेंजो को टक्कर मार देते हैं, जिससे गेंजो के पैर में और ज्यादा चोट लग जाती है। गेंजो भी शिमिजू का प्लान को समझ जाता है और टक्कर की वजह से गेंजो के पैर की चोट फिर से पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर शिमिजू टीम फिर से अटैक करती है, पर गेंजो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और बॉल को फिर से रोक देता है। इसके बाद काउंटर अटैक के लिए गेंजो बॉल को तुरंत सुबासा को पास कर देता है।
सुबासा भी इस मौके को बेकार नहीं जाने देता और अकेले ही ड्रिबलिंग करता हुआ गोल के पास पहुंच जाता है और एक शानदार गोल कर देता है, जिससे पूरी नानकाटसू टीम फायर अप हो जाती है। आखिर में मैच का टाइम खत्म हो जाता है और नानकाटसू टीम फाइनल में जीत जाती है। इस तरह नानकाटसू टीम नेशनल्स में पहुंच जाती है। हमें पता चलता है कि यायोई अब मुसाशी टीम की मैनेजर होती है, इसीलिए वो अपनी टीम के कैप्टन जुन को सुबासा का गेम दिखाने के लिए लेकर आई थी। मुसाशी टीम के अलावा हम फुरानो टीम को भी देखते हैं जो नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। नानकाटसू आने से पहले मिसाकी इसी टीम के लिए खेला करता था। मिसाकी को नानकाटसू आए हुए काफी टाइम हो चुका था और उसके पिता भी कुछ ही दिनों में अपनी पेंटिंग खत्म करने वाले थे, इसीलिए वो लोग नेशनल्स के बाद किसी दूसरी जगह पर मूव करने का फैसला करते हैं। गेंजो भी अपनी चोट को डॉक्टर्स को दिखाता है, जिस पर डॉक्टर भी उसे कुछ टाइम के लिए फुटबॉल से दूर रहने के लिए कहते हैं। गेंजो के अलावा बाकी के प्लेयर्स भी नेशनल से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि सुबासा रोबोट के साथ लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। रोबोट के मन में ब्राजील को लेकर अभी भी थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि रोबोट को लगता है कि अगर सुबासा ब्राजील चला जाएगा तो उसकी माँ अकेली हो जाएगी। इस तरह मैं सुबासा की फैमिली को अलग अलग कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि गेंजो सुबासा को बताता है कि उसके पैर की चोट की वजह से वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसीलिए सुबासा को अकेले ही कोजीरो से बदला लेना होगा। गेंजो के एब्सेंस की वजह से पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाता है, पर उनकी टीम में अभी भी सुबासा और मिसाकी होते हैं, जिससे टीम थोड़ी चैन की सांस लेती है। अब हम रोबोट पर शिफ्ट होते हैं। रोबोट फाइनली सुबासा की माँ से पूछ ही लेता है कि कहीं आप मेरी वजह से अकेली तो नहीं हो जाएंगी। इस पर सुबासा की माँ कहती है कि मैं भले ही अकेली हो जाऊंगी, पर इससे मेरे बेटे का प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना तो पूरा हो सकेगा। आगे हम देखते हैं कि गेंजो के हटने की वजह से नानकाटसू टीम को अब एक नए कैप्टन की जरूरत होती है, इसीलिए कोच सुबासा को चुनते हैं। अब कुछ दिनों बाद नेशनल शुरू हो जाते हैं। इसके लिए पूरी नानकाटसू FC टीम टोक्यो के लिए एक ट्रेन पकड़ती है और चीयर लीडर टीम भी उनके साथ टोक्यो के लिए रवाना हो जाती है। पूरी टीम को छोड़ने के लिए गेंजो भी वहां आ जाता है। गेंजो सभी से कहता है कि बस मेरे आने तक तुम लोग बाहर मत होना, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। इसके बाद सभी लोग टोक्यो के लिए रवाना हो जाते हैं। टोक्यो पहुंचते ही उन्हें दो जुड़वा भाई दिखाई देते हैं, जिनका नाम मसाओ और काजुओ होता है। ये दोनों भाई हानावा टीम के लिए खेल रहे होते हैं। उनके गेम को देखकर सुबासा उनसे इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद हम नेशनल्स पर शिफ्ट होते हैं। नेशनल्स में टोटल 48 टीम्स हिस्सा लेती हैं, जिन्हें 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर मिसाकी की मुलाकात अपने पुराने टीममेट से होती है। इसके साथ सुबासा भी यायोई और जुन से मिलता है, जो कि मुसाशी टीम का कैप्टन होता है। इनके अलावा बाकी टीम्स भी वहां पर इकट्ठा हुई होती हैं। ऑर्गेनाइजर्स हर एक टीम के कैप्टन को वहां पर बुलाते हैं, जिससे वो एक ड्रॉ निकाल सके। उस ड्रॉ के हिसाब से उनकी टीम के ग्रुप को डिसाइड किया जाएगा। हम देखते हैं कि ड्रॉ के बाद नानकाटसू टीम का पहला ही मैच मीवा से होता है। अब उसी रात सुबासा गेंजो को फोन पर बताता है कि उनका पहला मैच मीवा से है। ये सुनकर गेंजो गुस्सा होने लगता है, क्योंकि गेंजो खुद कोजीरो से बदला लेना चाहता था। अगली सुबह सनाए और चीयर लीडर के ग्रुप को टोक्यो स्टेडियम तक पहुंचने में दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान होते हैं। पर बाद में एक ट्रक ड्राइवर उन्हें स्टेडियम तक लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ स्टेडियम में नानकाटसू FC और मीवा FC दोनों टीम्स इकट्ठा हो जाती हैं। सभी लोग ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही दोनों टीम्स ग्राउंड पर आती हैं, माहौल और ज्यादा टेंस होने लगता है। उधर गेंजो भी मैच को लाइव देख रहा होता है। मीवा FC के कोच को लगता है कि कोजीरो बड़ी आसानी से नानकाटसू को हरा देगा, पर उसे सुबासा के बारे में पता नहीं होता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, सुबासा बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे जाने लगता है, पर कोजीरो सीधा सुबासा की तरफ आकर उससे बॉल छीन लेता है, जिससे दोनों में टक्कर हो जाती है। इस वजह से दोनों ही लोग हिल नहीं पाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर नानकाटसू टीम बॉल को आगे ले जाने लगती है, पर तभी मीवा टीम का प्लेयर टाकेशी उन्हें रोक देता है। टाकेशी मीवा टीम के कोच का फेवरेट स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो बॉल को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद टाकेशी बॉल को आगे लेकर बढ़ने लग जाता है, पर मिसाकी बॉल को क्लियर कर देता है। हम देखते हैं कि तभी सनाए और चीयर लीडर्स का ग्रुप भी स्टेडियम पहुंच जाता है। अब बॉल मिलने के बाद
मिसाकी बॉल को सीधा सुबासा को पास कर देता है। पिछली बार सुबासा को कोजीरो ने रोक दिया था, इसीलिए सुबासा कोजीरो को चैलेंज करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। सुबासा गोल करने की वजह कोजीरो की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर कोजीरो सुबासा को पागल समझने लगता है, पर सुबासा बॉल को कोजीरो के ऊपर से निकाल देता है। इसके बाद सुबासा एक तेज किक मारकर मैच का पहला स्कोर कर देता है। ये देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठता है। सुबासा के गोल को देखकर कोजीरो हैरान हो जाता है और सुबासा से बदला लेने की सोचने लग जाता है। अब फिर से बॉल मिसाकी के पास आ जाती है। मिसाकी देखता है कि कोजीरो गोल पोस्ट के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, इसीलिए वो बॉल को सुबासा को पास करता है। पर जैसे ही मिसाकी बॉल को सुबासा को पास करता है, कोजीरो तेजी से आकर सुबासा को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे सुबासा गिर जाता है। हम देखते हैं कि रेफरी इसे फाउल नहीं देता है और कोजीरो भी बॉल को ड्रिबल करता हुआ आगे ले जाने लगता है। कोजीरो एक जोरदार किक मारता है, जिससे बॉल जाकर नानकात्सु टीम के गोलकीपर यूजो के फेस पर लगती है और गोल हो जाता है। इससे यूजो अब थोड़ा डरने लग जाता है। इस तरह कोजीरो स्कोर को बराबर कर देता है। इसके बाद नानकात्सु टीम काउंटर करने की कोशिश करती है, पर कोजीरो अपने टीममेट से आगे रश करके सुबासा को रोकने के लिए कहता है, पर कोई भी सुबासा को रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है। इसी वजह से मीवा एफसी के प्लेयर सुबासा को थाई पर किक मार देते हैं, जिससे सुबासा गिर जाता है। इस फाउल की वजह से नानकात्सु टीम को एक फ्री किक मिलती है और फ्री किक मामारू ट्राई करता है, पर कोजीरो उसे रोक देता है। इसके बाद काउंटर करने के लिए टाकेशी एक लॉन्ग रेंज शॉट मारता है और गोल कर देता है। ये गोल को देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि कोजीरो ने जानबूझकर यूजो के फेस पर बॉल मारी थी, जिससे यूजो डर जाए और आगे की बॉल को कैच करने की कोशिश ना करे। अब गेम के शुरू होते ही मीवा एफसी टीम फिर से अटैक करने लगती है। कोजीरो सीधा गोल की तरफ शूट करता है, पर सुबासा अपनी बॉडी का यूज करके उसे ब्लॉक कर देता है। तब यूजो सुबासा की फाइटिंग स्पिरिट को देखता है तो वो भी जोश से भर जाता है और फिर से आगे बढ़कर बॉल को कैच करने लग जाता है। अब सुबासा और मिसाकी दोनों मिलकर गोल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों बड़ी आसानी से मीवा एफसी टीम के डिफेंस को चकमा दे देते हैं। फिर से जैसे ही कोजीरो बॉल को सुबासा के पास देखता है, वो सुबासा को टैकल करने के लिए आता है, पर सुबासा बॉल को मिसाकी के लिए पास कर देता है, जिससे मिसाकी गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। इस तरह से फर्स्ट हाफ खत्म होने पर दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है। सुबासा और मिसाकी का गेम देखकर कोजीरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब सेकंड हाफ का गेम शुरू होता है। मिसाकी अटैक करने के लिए आगे आता है, पर कोजीरो उसे टैकल करके बॉल छीन लेता है। इसके बाद मामारू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कोजीरो सीधा उसके पेट पर बॉल मार देता है। इसके बाद कोजीरो ड्रिबल करता है और गोल की तरफ भागता है और टीम के लिए तीसरा गोल कर देता है। नानकात्सु टीम भी बदला लेने के लिए काउंटर अटैक शुरू करती है और बॉल को सुबासा को पास कर देती है। हम देखते हैं कि दोनों टीम्स लगातार एक दूसरे पर अटैक करती हैं, जिससे दोनों टीम का स्कोर 6-6 पर पहुंच जाता है और सेकंड हाफ खत्म होने में बस कुछ ही मिनट्स बचे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। दूसरी तरफ कोजीरो भी सुबासा को अपना ट्रू राइवल मानने लग जाता है। इसके बाद कोजीरो एक लॉन्ग शॉट मारने की कोशिश करता है, पर सुबासा बॉल को रोक देता है, जिससे बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। कोजीरो फिर से गोल करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी सुबासा फिर से कोजीरो को रोक रहा होता है। कोजीरो और सुबासा के बीच के कंपटीशन को देखकर पूरा स्टेडियम एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही कोजीरो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, सुबासा बॉल को क्लियर कर देता है, पर तभी बॉल टाकेशी के पास आ जाती है और टाकेशी मैच का फाइनल गोल करके मीवा एफसी को जिता देता है। सारा स्टेडियम खुशी मनाने लगता है। मुसाशी टीम का कैप्टन जून पूरा मैच देखता है। उसे समझ आता है कि ये मैच कोजीरो और सुबासा के बीच ड्रॉ हुआ है। नेशनल्स का पहला मैच हारने की वजह से सुबासा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पर नानकात्सु टीम के पास अभी भी 4 मैच बचे होते हैं। हर ग्रुप से 2 टीम को क्वालिफाई करना होता है। अगर नानकात्सु टीम अपने बचे हुए 4 मैच जीत जाती है तो वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसके बाद सुबासा पूरी टीम को फिर से इनकरेज करता है कि उन्हें आने वाले 4 मैच हर हालत में जीतने ही होंगे। इसी बीच फुरानो और मुसाशी दोनों टीम अपना पहला मैच जीत जाती हैं। दूसरी तरफ मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पर फेमस टोहो सोकर एकेडमी कोजीरो को एक ऑफर देती है। टोहो एकेडमी कोजीरो को अपनी एकेडमी में इनवाइट करती है, साथ ही में उसकी पूरी ट्यूशन फीस भी भरने का ऑफर देती है। पर टोहो एकेडमी कोजीरो के अलावा सुबासा को भी इनवाइट करने पर विचार कर रही होती है। इसीलिए वो कोजीरो के सामने एक शर्त रखती है कि अगर
अगर कोजीरो ये चैंपियनशिप जीत जाता है तभी उसे ये स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नानकैट्सु बिना किसी मुश्किल के अपने अगले 3 मैचेस जीत जाती है। अब उनका आखिरी मैच हानावा टीम के साथ होता है, जिसका मीवा एफसी टीम के साथ मैच ड्रॉ हो गया था। इसीलिए नानकैट्सु टीम को हर हालत में ये मैच जीतना ही होता है, वरना नानकैट्सु टीम बाहर हो जाएगी। हानावा टीम मोस्टली ट्विंस मासाओ और काजुओ पर डिपेंड होती है, इसीलिए नानकैट्सु टीम का कोच सुबासा और मिसाकी को उनका सामना करने के लिए कहता है। अब मैच से पहले पूरी नानकैट्सु टीम आपस में खूब मजे करती है। साथ ही में सुबासा भी मैच जीतने के लिए पूरी टीम को इनकरेज करता है। चैंपियनशिप के तीसरे दिन मीवा एफसी 4 में से 4 गेम जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इसके अलावा फुरानो और मुसाशी भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी होती है। आगे नानकैट्सु और हानावा टीम के बीच में मैच शुरू होता है। नानकैट्सु टीम को आगे क्वालिफाई करने के लिए ये मैच को हर हालत में जीतना होता है। जैसे ही रेफरी सीटी बजाता है, मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही मसाओ और काजुओ दोनों बॉल को आसानी से ड्रिबल करते हुए गोल की तरफ ले जाने लगते हैं, पर सुबासा और मिसाकी उन्हें रोक देते हैं। मिसाकी को उनके कॉम्बिनेशन में एक वीक पॉइंट मिल जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो उनसे बॉल छीन लेते हैं। अब बॉल सुबासा के पास आ जाती है और फिर सुबासा से मामोरो के पास आती है। फिर नानकैट्सु टीम गोल करने की कोशिश करती है, पर हानावा टीम के डिफेंस स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो गोल नहीं कर पाते हैं। पर जैसे ही वो सुबासा को आगे दौड़ता हुआ देखते हैं, वो तुरंत बॉल सुबासा को पास कर देते हैं। बॉल मिलते ही सुबासा एक जोरदार किक मारता है और टीम का खाता खोल देता है। सुबासा के गोल को देखकर मसाओ और काजुओ एकदम हैरान रह जाते हैं। इसके बाद काजुओ और मसाओ लगातार गोल करने की कोशिश करते हैं, पर सुबासा उन्हें हर बार रोक देता है। पर हानावा टीम का डिफेंस भी स्ट्रांग होता है, इसीलिए फर्स्ट हाफ खत्म होने तक नानकैट्सु टीम एक और गोल नहीं कर पाती है, जिससे फर्स्ट हाफ खत्म होने तक स्कोर 1-0 रहता है। नानकैट्सु टीम की स्ट्रेटजी काम कर रही होती है, इसीलिए सुबासा और मिसाकी काजुओ और मसाओ को रोकने का प्लान कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ मसाओ और काजुओ स्कोर को बराबर करने के लिए अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, काजुओ सीधा नानकैट्सु के गोल की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही काजुओ गोल के सामने पहुंच जाता है, मसाओ उसे एक लॉन्ग पास देता है। सुबासा और बाकी प्लेयर्स काजुओ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर काजुओ गोल पोस्ट का सहारा लेकर हवा में जंप मारता है और बॉल को वापस मसाओ को पास कर देता है, जिसके बाद मसाओ सीधा गोल की तरफ किक मार देता है और स्कोर को बराबर कर देता है। हम देखते हैं कि काजुओ सीधा नानकैट्सु टीम के एक प्लेयर के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। अब उस प्लेयर की जगह पर कोच इशिजाकी को खेलने के लिए भेज देता है। इसके साथ ही इशिजाकी सुबासा और मिसाकी को कोच का प्लान बताता है, जिससे वो आगे अटैक कर सके, क्योंकि अगर नानकैट्सु टीम ये मैच ड्रॉ पर खत्म करती है तो वो चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। अब मैच फिर से शुरू होता है। हम देखते हैं कि सुबासा और मिसाकी दोनों अटैक के लिए आगे दौड़ रहे होते हैं। ये देखकर ट्विन ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं। सुबासा को बॉल शूट करने के लिए एक ओपनिंग मिलती है, पर बॉल जाकर हानावा टीम के प्लेयर से टकरा जाती है, जिसके बाद मसाओ और काजुओ बॉल को रिसीव करते हुए गोल करने के लिए आगे दौड़ लगते हैं। इस बार भी वो पहले की तरह जंप करके गोल करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार वो दोनों एक साथ जंप करते हैं ताकि यूजो को पता न चल सके कि कौन शूट करने वाला है। पर यूजो सही गैस कर लेता है और बॉल को सक्सेसफुली रोक देता है। हम देखते हैं कि इशिजाकी बेवकूफी करके आगे दौड़ने लग जाता है और गलती से अपने ही गोल में बॉल को किक कर देता है। ये देखकर हानावा टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नानकैट्सु टीम इशिजाकी को बुरा भला कहने लगती है। तब मिसाकी सभी को बताता है कि चैंपियनशिप के बाद उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाएगा, शायद उसका आखिरी मैच हो सकता है। मिसाकी की बात सुनकर उसके सभी टीम मेंबर्स जोश से भर जाते हैं और अब वो हर हालत में मिसाकी के लिए ये मैच को जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्कोर हानावा टीम एक गोल से आगे चल रही होती है। नानकैट्सु टीम को ये मैच जीतने के लिए कम से कम 2 गोल तो करने ही होते हैं। नानकैट्सु टीम स्कोर लेवल करने के लिए लगातार अटैक कर रही होती है, पर हानावा टीम का डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। हानावा टीम के मेंबर्स बॉल को मसाओ और काजुओ को पास कर देते हैं, पर इशिजाकी बॉल को बीच से ही चुरा लेता है और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ता है। लास्ट में इशिजाकी एक लॉन्ग पास करते हुए बॉल को मिसाकी की तरफ पास करता है और मिसाकी एक और गोल करके स्कोर को लेवल कर देता है।
देता है। अब नानकात्सु को मैच जीतने के लिए बस एक और गोल करना होता है जिससे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सके। नानकात्सु टीम के अटैक अब पहले से और ज्यादा तेज हो जाते हैं। हानाबा टीम को काफी दिक्कत हो रही होती है, इसीलिए मसाओ और काजुओ अटैक की जगह डिफेंस करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें केवल नानकात्सु टीम को एक और गोल करने से रोकना होता है। हम देखते हैं कि मैच खत्म होने में केवल 1 मिनट बचा होता है और हानाबा टीम के मेंबर्स सुबासा को बहुत क्लोजली मार कर रहे होते हैं। तभी सुबासा को एक आइडिया आता है। सुबासा मिसाकी को बॉल को हवा में पास करने के लिए कहता है। उसके बाद सुबासा भी मसाओ और काजुओ की तरह गोल पोस्ट का यूज करके हवा में जंप करता है और एक साइकिल किक मारकर गोल कर देता है। ये देखकर सभी लोग एकदम ही हैरान रह जाते हैं। तभी टाइम खत्म हो जाता है और नानकात्सु टीम ये मैच जीत जाती है। इसके बाद पूरी नानकात्सु टीम खुशियां मनाने लगती है जबकि पूरी हानाबा टीम उदास होती है। इसके बाद वो लोग नानकात्सु टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें चैंपियनशिप जीतने के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब अगले राउंड के लिए टोटल 16 टीम क्वालिफाई करती हैं। फुरानो टीम का कैप्टन हिकारू भी अपने पुराने टीममेट मिसाकी को अपने अगले राउंड में आने के लिए बधाई देता है, पर वो गलती से कोजीरो से टकरा जाता है। इस पर कोजीरो हिकारू से लड़ने लगता है पर बाद में सभी लोग आकर उन्हें रोक देते हैं। अब शाम को गेंजो कॉल करके पूरी टीम को बधाई देता है। गेंजो बताता है कि उसका लेग अब पहले से ठीक हो गया है, इसीलिए वो फाइनल में हिस्सा लेगा। इसके बाद फुरानो और मुसाशी और मीवा तीनों टीम्स सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। इसके साथ ही कोजीरो सुबासा को पीछे छोड़कर लीड गोल स्कोरर बन चुका होता है। अब नानकात्सु टीम का अगला मैच नानीबा टीम के साथ होता है। नानीबा टीम में ताइची नाम का एक ह्यूज गोलकीपर होता है जिसकी वजह से कोई भी टीम नानीबा के अगेंस्ट गोल नहीं कर पाती है। सुबासा के लिए बेस्ट गोलकीपर गेंजो था, इसीलिए वो ताइची से नहीं डरता है और गोल करने की कोशिश करता है। ताइची भी अपने बॉडी क्रशिंग मूव का यूज करके सुबासा को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर सुबासा लगातार गोल करता रहता है। तब ताइची को लगता है कि उसकी टीम हारने वाली है तो वो गोल रोकने की जगह सुबासा के लेग्स को क्रश करने की कोशिश करता है पर सुबासा उससे भी बचते हुए गोल कर देता है। अब फाइनली नानकात्सु टीम 5-1 से ये मैच भी जीत जाती है। इस मैच में सुबासा की परफॉर्मेंस देखकर जुन सुबासा के अगेंस्ट खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आगे हमें मुसाशी टीम के बारे में बताया जाता है। मुसाशी टीम के लिए 1000 से भी ज्यादा लोगों ने ट्रायल्स दिए थे, तब जाकर 15 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। इसके साथ ही मुसाशी टीम के कैप्टन जून को फील्ड का यंग नोबल भी कहा जाता है। मुसाशी टीम इतना ज्यादा स्ट्रांग होती है कि बिना जून के खेले टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। नानकात्सु टीम को लगता है कि वो जरूर सेमीफाइनल में मुसाशी टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। तभी वहां पर यायोई आ जाती है। यायोई सुबासा से बात करने के लिए आई होती है। यायोई को सुबासा के पास देखकर सनाई भी उससे जेलस हो जाती है। हमें पता चलता है कि यायोई सुबासा के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आती है। जून को हार्ट की प्रॉब्लम थी, अगर जून की टीम हार जाती है तो हो सकता है कि ये जून का आखिरी मैच हो, इसीलिए यायोई सुबासा को जून को जीतने देने के लिए कहती है। पर सुबासा को ये चैंपियनशिप जीतकर ब्राजील जाना होता है। यायोई जून को ये बात नहीं बताती है कि उसने सुबासा को हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है। जून हमेशा से ही सुबासा के गेम की तारीफ करता है, इसीलिए वो सही में सुबासा के साथ कम्पीट करना चाह रहा होता है। दूसरी तरफ मीवा टीम का कोच थोड़ा परेशान होता है क्योंकि फाइनल्स में उनका सामना नानकात्सु या मुसाशी से होने वाला होता है, जबकि दोनों टीम ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसलिए कोच एक पुराने मेंबर को टीम में वापस बुलाता है। अगली सुबह मीवा और फुरानो टीम के बीच पहला सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। फुरानो टीम का कैप्टन भी कोजीरो से थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो मीवा टीम को हर कीमत पर हराना चाहता था। जैसे ही मैच शुरू होता है कोजीरो बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल के पास पहुंच जाता है पर हिकारू उसे रोक देता है। हिकारू भी एक टैलेंटेड प्लेयर था जिसे क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए कोजीरो बॉल को अपने टीममेट्स को पास करने की सोचता है पर हिकारू उससे बॉल चुरा लेता है। कोजीरो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता और हिकारू का पीछा करके उससे फिर से बॉल को चुरा लेता है। इसके बाद कोजीरो फुल स्पीड के साथ गोल की तरफ जाता है और टीम का पहला गोल कर देता है। अब हिकारू भी अपनी टीम को गोल करने के लिए इनकरेज करने लगता है। इसी के साथ फुरानो टीम भी गोल की तरफ बढ़ने लगती है। नानकात्सु टीम भी ये मैच देख रही होती है। मिसाकी बताता है कि फुरानो अक्सर बर्फ पर प्रैक्टिस करती थी जिससे ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है।
मैच में आगे जैसे ही हिकारू गोल की तरफ पहुंचता है तो कोजीरो उसे टैकल करने में लग जाता है, जिससे हिकारू जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से रेफरी इसे फाउल दे देता है। हमें पता चलता है कि हिकारू ने ये जानबूझकर किया था, जिससे कोजीरो को ये येलो कार्ड मिल जाए। अब फाउल की वजह से फुरानो टीम को एक फ्री पेनल्टी किक मिलती है, जिस पर हिकारू गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। अब कोजीरो को एक येलो कार्ड मिल जाता है। इस वजह से वो फर्स्ट हाफ में किसी को भी टैकल करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अगर कोजीरो फाउल करता है तो उसे एक और येलो कार्ड मिल जाएगा और उसे टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है। हम देखते हैं कि कोजीरो की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। अब थोड़ी देर बाद सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। कोजीरो बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी हिकारू आकर उसे क्लोजली मार्क करने लगता है, जिस वजह से कोजीरो को परेशानी हो रही होती है। इसीलिए कोजीरो बॉल को टाकेसी को पास कर देता है। जैसे ही कोजीरो गोल के पास पहुंचता है, टाकेसी उसे फिर से बॉल पास कर देता है। इस तरह कोजीरो एक शानदार गोल करके अपनी टीम को लीड दिला देता है। इसके बाद दोनों टीम्स एक दूसरे पर लगातार अटैक करती हैं। हम देखते हैं कि मीवा टीम का एक प्लेयर हिकारू को टैकल करने की कोशिश करता है, पर इससे हिकारू इंजर्ड हो जाता है। इस तरह फुरानो को एक और पेनल्टी मिलती है और वो गोल करके स्कोर को फिर से बराबर कर देते हैं। अब फुरानो टीम लगातार मीवा टीम पर हमला करती है, पर अचानक बॉल मीवा टीम के प्लेयर के हाथ पर लग जाती है, जिससे फुरानो टीम को एक और पेनल्टी मिल जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि फुरानो टीम ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी, पर तभी मीवा टीम का कोच अपने गोलकीपर को रिप्लेस कर देता है। हमें पता चलता है कि कोच ने जिस पुराने प्लेयर को टीम में वापस बुलाया था उसका नाम केन होता है। एक एक्सीडेंट के बाद केन फुटबॉल खेलना छोड़ देता है, पर कोच के वापस बुलाने पर केन टीम को वापस ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ हिकारू एक और गोल करके टीम को जीत दिलाने का मन बना चुका होता है। हिकारू गोल के कॉर्नर पर किक मारता है, पर केन बड़ी ही आसानी से उसे रोक देता है। इसके बाद केन बॉल को कोजीरो को पास करता है और मीवा टीम काउंटर अटैक शुरू कर देती है। फुरानो की पूरी टीम कोजीरो को रोकने की कोशिश करती है, पर मैच खत्म होने से पहले कोजीरो एक और गोल करके अपनी टीम को जीत दिला देता है। हम देखते हैं कि जब ये मीवा टीम जीत की खुशी बना रही होती है, तब अचानक से कोजीरो जमीन पर गिर जाता है। कोजीरो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। जब हिकारू कोजीरो को ऐसा देखता है तो वो कोजीरो के खिलाफ सारा गुस्सा भूल जाता है और उसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की तारीफ करने लगता है। अब इस मैच के तुरंत बाद ही दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो जाता है, जिसमें नानकैट्सू टीम मुसाशी टीम के सामने होती है। सभी लोग जून और सुबासा के बीच होने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैच शुरू होते ही जून अपने टीममेट से अटैक करने के लिए कहता है। इसके बाद पूरी मुसाशी टीम अटैक करने लगती है, पर यूजो गोल बचा लेता है। इसके बाद यूजो बॉल को मिसाकी को पास कर देता है और नानकैट्सू टीम काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। नानकैट्सू टीम बॉल को सुबासा को पास करने की कोशिश करती है, पर जून बीच में बॉल को पकड़ लेता है। इस तरह जून सुबासा को रोकने में कामयाब हो जाता है। अब जून बॉल को लेकर गोल की तरफ भागने लगता है। जून बड़ी ही आसानी से नानकैट्सू मेंबर को हरा देता है, पर आखिरी में सुबासा बॉल को क्लियर करके गोल होने से बचा लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जून के पेरेंट्स भी इसी मैच को देखने के लिए आए होते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी ये मैच देख रहा होता है। सुबासा की स्किल को देखकर रॉबर्ट कहता है सुबासा ने इस चैंपियनशिप के दौरान खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, पर रॉबर्ट अभी भी श्योर नहीं होता कि सुबासा जून जैसे टैलेंटेड प्लेयर को हरा सकता है या नहीं। उधर जून के पेरेंट्स भी जून की हार्ड कंडीशन के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जून फुटबॉल से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जून के पेरेंट्स कभी भी उसे फुटबॉल खेलने से रोक नहीं पाए। अब मैच में सुबासा और जून के बीच कंपटीशन चल रहा होता है, पर गलती से सुबासा जून के पैर में मार देता है, जिससे जून को चोट लग जाती है। सुबासा के पास बॉल आ चुकी होती है, पर वो जानबूझकर गोल नहीं करता है। ये देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जून सोचता है कि सुबासा उसे नीचे दिखा रहा है। इसके बाद जून अकेले ही बॉल को लेकर अटैक करने के लिए निकल जाता है। जून की स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। इस तरह जून एक शानदार गोल करके अपनी टीम का खाता खोल देता है। सभी लोग जून के गोल को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही मैच फिर से कंटिन्यू होता है, नानकैट्सू टीम मुसाशी टीम पर अटैक कर देती है। मुसाशी टीम ने सुबासा को बहुत टाइटली मार्क किया होता है, जिससे सुबासा बॉल रिसीव ना कर सके, पर सुबासा भी अचानक एक तेज भागकर उन्हें पीछे छोड़ देता है और हवा में उछलकर एक साइकिल किक मारता है, जिससे स्कोर लेवल हो जाता है। सुबासा के स्कोर को देखकर जून भी सोचता है मैं बहुत लकी हूँ कि सुबासा मेरा आखिरी अपोनेंट है।
थोड़ी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद भी दोनों टीम्स का स्कोर बराबर ही होता है। इसीलिए जून सुबासा से बचने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सुबासा मुसाशी टीम के गोल की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही मिसाकी बॉल को रिसीव करता है वो तुरंत ही उसे सुबासा को पास कर देता है। सुबासा भी तुरंत बॉल को गोल में शूट कर देता है, पर रेफरी सुबासा की शूट को गोल नहीं देता है क्योंकि सुबासा आउटसाइड पर था। हमें पता चलता है कि ये सब जून का प्लान था जिससे सुबासा आउटसाइड पर चला जाए। इस तरह मुसाशी टीम सुबासा को गोल करने के लिए रोक देती है। इसके बाद जून पूरी टीम को काउंटर अटैक करने के लिए सिग्नल देता है, जबकि पूरी नानकाटसु टीम अभी भी कंफ्यूज होती है। इसका फायदा उठाकर जून एक और गोल करके टीम को लीड दिला देता है। इस तरह से फर्स्ट हाफ खत्म होने तक स्कोर 1-2 होता है। अब जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, जून की लीडरशिप और गेम प्ले को देखकर सुबासा थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगता है। जून सुबासा के सामने आकर बॉल को ड्रिबल कर ले जाता है और सुबासा कुछ भी नहीं कर पाता। सुबासा को लग रहा होता है कि वो जून के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद जून मैच का तीसरा गोल करके स्कोर को 1-3 कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गेंजो भी स्टेडियम से मैच देख रहा होता है। वो सुबासा की ऐसी हालत देखकर उसे चीयर करने की कोशिश करता है। गेंजो के साथ रोबोट और सनाए भी सुबासा को इनकरेज करते हैं। गेंजो को बिलीव था कि सुबासा से बढ़िया स्ट्राइकर कोई भी नहीं है। इसके बाद मिसाकी सुबासा से कहता है, अगर तुमने हार मान ली है तो पूरी टीम भी हार मान लेगी, इसीलिए तुम्हें अपना गेम कंटिन्यू रखना चाहिए। अपने दोस्तों की बात सुनने के बाद सुबासा का खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और सुबासा गोल करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सुबासा को चीयर अप देखकर जून सोचता है, चलो उसका आखिरी मैच कम से कम बोरिंग तरीके से खत्म नहीं होगा। हम देखते हैं कि तेज बारिश होने लगती है, पर सुबासा के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। सुबासा खुद ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही सुबासा गोल के पास पहुंचता है, जून तुरंत बॉल को चॉप कर देता है, जिससे सुबासा गिर जाता है। ये देखकर नानकाटसु टीम आकर बॉल लेने की कोशिश करती है। बॉल मिलते ही नानकाटसु टीम सुबासा को पास करने की कोशिश करती है, पर मुसाशी टीम के प्लेयर्स आगे भागने लगते हैं, जिससे सुबासा आउटसाइड पर शिफ्ट हो जाए। पर इस बार सुबासा उनसे आगे भागकर बॉल को रिसीव कर लेता है और एक शानदार गोल करके टीम का हौसला बढ़ा देता है। सुबासा की स्किल्स देखकर जून भी समझ जाता है कि अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाली है। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है, लेकिन अचानक से जून के हर्ट में दर्द होने लगता है, इसलिए जून बॉल को अपने टीममेट्स को पास कर देता है। दूसरी तरफ कोजीरो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पर मीवा टीम का कोच सभी को बताता है कि कोजीरो फाइनल तक ठीक हो जाएगा। इधर जून के हर्ट में पेन होने के बाद भी जून मैच खेलना कंटिन्यू रखता है। जून बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, पर सुबासा अपनी पूरी पावर लगाकर बॉल को चुरा लेता है। अब पूरी मुसाशी टीम सुबासा को रोकने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन सुबासा भी बारिश की वजह से गीले फील्ड का फायदा उठाता है और एक और गोल करके स्कोर बराबर कर देता है। जून का हर्ट पेन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा होता है, लेकिन जून रुकने से मना कर देता है क्योंकि वो सुबासा के साथ अपना आखिरी मैच पूरा करना चाहता था, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। सुबासा भी अपनी पूरी ताकत के साथ ये मैच खेलता है, जिससे वो जून की इच्छा को पूरी कर सके। मैच फिर से कंटिन्यू होता है। मुसाशी टीम के मेंबर्स गोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए बॉल मिलते ही वो बॉल को जून को पास कर देते हैं। जून भी बॉल को गोल की तरफ ले जाने लगता है। इस पर मिसागी भी गीली फील्ड का फायदा उठाकर जून की तरफ स्लाइड करते हैं, पर जून उससे बच जाता है और बॉल को आगे ले जाकर गोल कर देता है। इससे मुसाशी टीम फिर से लीड कर जाती है। जून भी अपनी पूरी टीम की तारीफ करता है। मैच खत्म होने में बस 2 मिनट बचे होते हैं। नानकाटसु टीम स्कोर लेवल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च करती है, जबकि मुसाशी टीम को पता था कि सुबासा नानकाटसु टीम का मेन स्ट्राइकर है, इसीलिए वो केवल सुबासा पर ही फोकस करेंगे। इसका फायदा उठाकर मामारू और बाकी प्लेयर गोल करने की कोशिश करते हैं, पर यह इतना आसान नहीं होता है। मिसाकी बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल की तरफ शूट करता है, लेकिन मुसाशी टीम का गोलकीपर गोल होने से बचा लेता है, पर बॉल सुबासा को मिल जाती है, जिसके बाद मुसाशी टीम सुबासा को घेर लेती है। सुबासा बॉल को हवा में उछालकर खुद जंप कर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सुबासा बॉल को किक करके गोल की तरफ भेजता है, पर वहां पर पहले से ही जून मौजूद होता है। जैसे ही बॉल गोल के सामने आती है, मिसाकी हेडर मार कर गोल कर देता है। इस तरह स्कोर फिर से बराबरी में पहुंच जाता है। अब मैच इंजरी टाइम में चला जाता है। सुबासा अपनी पूरी ताकत के साथ एक गोल करने का मन बना लेता है,
सुबासा गोल की तरफ एक पावरफुल शॉट मारता है जिसे जून भी नहीं रोक पाता है। तभी रेफरी टाइम आउट की अनाउंसमेंट करता है। हम देखते हैं कि नानकैट्सु 5-4 से ये मैच जीत जाती है। मैच के बाद जून बहुत खुश होता है क्योंकि उसे सुबासा के साथ मैच खेलने का मौका मिला था। दूसरी तरफ सुबासा सोचता है कि अगर जून को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती तो वो कभी भी ये मैच नहीं जीत सकता था। इसके बाद जून वादा करता है कि अगर कभी उसकी हार्ट कंडीशन ठीक हो गई तो फिर से फुटबॉल खेलने लगेगा। अब नानकैट्सु टीम फाइनल में पहुंच चुकी होती है। जैसे ही सुबासा के फादर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मैच जीतने के बाद नानकैट्सु टीम के कोच सभी लोगों की तारीफ करते हैं। अब फाइनल मैच सभी लोगों का एक साथ आखिरी मैच होता है क्योंकि इसके बाद मिसाकी दूसरे स्कूल में जा रहा होता है और सुबासा भी ब्राजील जाने वाला है। अगले दिन फाइनल में पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा होता है। मिसाकी के फादर भी अपने बेटे का आखिरी मैच देखने के लिए वहां पर आए होते हैं। उधर सुबासा भी ये मैच जीतने के लिए डिटरमेंट होता है क्योंकि ये मैच जीतकर सुबासा रॉबर्ट के साथ ब्राजील जाने वाला होता है। अब मीवा टीम एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ ग्राउंड पर आ जाती है। कोजीरो भी एक दिन के रेस्ट के बाद पहले की तरह स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। हम देखते हैं कि टोहो एकेडमी के ऑफिशियल्स भी इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं। एक तरफ सुबासा ब्राजील जाने के लिए ये मैच जीतना चाहता था, दूसरी तरफ कोजीरो स्कॉलरशिप पाने के लिए ये मैच जीतने का सपना देखता है। पर कोजीरो के लिए इस बार ये चीज इतनी आसान नहीं होने वाली होती है क्योंकि गेंजो फाइनल के लिए टीम में वापस आ चुका होता है। वहीं मीवा टीम का गोलकीपर केन भी अपनी स्किल्स दिखाने के लिए रेडी होता है। अब रेफरी की सीटी बजते ही मैच शुरू हो जाता है। कोजीरो बॉल मिलते ही अटैक करना शुरू कर देता है। सुबासा उसे ब्लॉक करने के लिए आ जाता है। कोजीरो सीधा जाके सुबासा के पेट पर एक बॉल मार देता है और सुबासा भी अपने पैर के एंगल से बॉल को मिसाकी की तरफ मोड़ देता है जिससे बॉल नानकैट्सु टीम के पास आ जाती है। अब सुबासा खुद गोल की तरफ दौड़ लग जाता है। मिसाकी तुरंत बॉल को सुबासा को पास कर देता है और सुबासा गोल करने की कोशिश करता है पर केन आसानी से उसे रोक देता है। इसके बाद केन अपने टीममेट्स को काउंटर करने के लिए बॉल थ्रो कर देता है पर तभी इशिजाकी बॉल को चुरा लेता है और मिसाकी को पास कर देता है। मिसाकी भी आगे गोल की तरफ बढ़ते हुए सुबासा को पास कर देता है। अब सुबासा बॉल को गोल की तरफ मारता है और मामारू भी एक हेडर मारने की कोशिश करता है पर केन बॉल को पहले ही पकड़ लेता है। केन काउंटर अटैक के लिए बॉल को सीधा कोजीरो की तरफ थ्रो करता है। इसके बाद कोजीरो और टाकेशी दोनों मिलकर बॉल को गोल की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही काजीरो बॉल को शूट करता है गेंजो बॉल को पकड़ लेता है जिससे कोजीरो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि गेंजो कोजीरो को ब्लॉक कर देगा। अब गेंजो बॉल को सुबासा को पास कर देता है। बॉल मिलते ही सुबासा भी मीवा टीम पर अटैक करने लगता है। सुबासा गोल शूट करने के लिए प्रिटेंड करता है पर असल में वो बॉल को मिसाकी को पास कर देता है। केन फिर भी खुद को संभाल लेता है और बॉल को गोल में जाने से बचा लेता है। सुबासा फिर से शूट करता है पर केन अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से बॉल को पकड़ लेता है। केन के इतने शार्प रिफ्लेक्सेस को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हमें बताया जाता है कि केन फर्स्ट क्लास से ही कराटे की प्रैक्टिस करता है इसीलिए उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा अच्छे हैं। अब कोजीरो फिर से नानकैट्सु टीम पर अटैक करता है पर वो भी गेंजो को हराने में कामयाब नहीं हो पाता। कोजीरो को पता था कि सुबासा पेनल्टी एरिया के बाहर से गोल तक शूट नहीं कर सकता है, इसीलिए टोहो एकेडमी वालों को दिखाने के लिए कोजीरो ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे वो उन्हें साबित कर सके कि वो सुबासा से बेहतर है। इसके बाद नानकैट्सु फिर से मीवा टीम पर अटैक करती है पर इस बार भी केन गोल को रोक देता है। इसके बाद सुबासा भी जंप करके साइकिल किक मारने की कोशिश करता है पर उसे रोकने के लिए कोजीरो भी सुबासा के साथ जंप करता है जिस वजह से दोनों लोग टकरा कर गिर जाते हैं। पर सुबासा मिसाकी को अपनी ओर आता हुआ देखकर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। इसके बाद सुबासा और मिसाकी दोनों एक साथ मिलकर शूट करते हैं जिससे बॉल और तेज गोल की तरफ जाती है। केन रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही बॉल गोल के अंदर चली जाती है। इससे नानकैट्सु टीम अपना पहला गोल स्कोर कर देती है। केन को भी विश्वास नहीं होता कि मिसाकी और सुबासा ने गोल कर दिया है। नानकैट्सु टीम का गोल देखकर कोजीरो भी गोल करने का मन बना लेता है जिससे स्कोर लेवल हो सके। इसके बाद कोजीरो नानकैट्सु टीम के डिफेंस को तोड़ते हुए पेनल्टी एरिया के बाहर से एक ब्लड शूट करता है पर गेंजो बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है। इसके बाद कोजीरो बार बार पेनल्टी एरिया के बाहर से शूट करता है पर गेंजो उन्हें हर बार पकड़ लेता है। गेंजो ने आज तक कभी भी पेनल्टी एरिया के बाहर से गोल नहीं होने दिया होता है
है। इसी तरह पहला हाफ खत्म होने तक स्कोर 1-0 चल रहा होता है, जो नानकात्सु के फेवर में होता है। कोजीरो के बार बार ट्राई करने के बाद भी कोजीरो गोल नहीं कर पा रहा होता है। इससे कोजीरो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। टाकेशी देखता है कि कोजीरो लगातार पेनल्टी एरिया के बाहर से शूट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कोजीरो का गेम प्ले ये है ही नहीं। कोजीरो तो हमेशा ही किसी भी कीमत पर गेम जीतने के लिए खेलता आया है। जब कोजीरो अपने जूनियर से ये बात सुनता है तो कोजीरो को अपनी गलती समझ आ जाती है। इसके तुरंत बाद सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। कोजीरो अपनी पूरी टीम को वायलेंट स्टाइल में खेलने के लिए कहता है। जब सुबासा के पास बॉल आती है तो वो टैकल से बचने के लिए जंप करता है। इसका फायदा उठाकर कोजीरो उससे बॉल चुरा लेता है और नानकात्सु के गोल की तरफ बढ़ता है, पर कोजीरो दूर से शूट करने की जगह बॉल को टाकेशी को पास कर देता है। जैसे ही कोजीरो गोल के सामने आता है, टाकेशी बॉल को उसे वापस दे देता है। कोजीरो एक पावरफुल शॉट मारता है जिससे गेंजो खुद नेट के अंदर चला जाता है, पर वो बॉल को बाहर ही रोक देता है। कोजीरो देखता है कि उसके पड़ोसी और उसके दोस्त भी उसे चीयर अप करने के लिए आए हैं। ये देखकर कोजीरो और ज्यादा जोश से भर जाता है। हम देखते हैं कि कोजीरो के पावरफुल शॉट की वजह से गेंजो की लेग इंजरी फिर से वापस आ जाती है। इसीलिए सुबासा एक और गोल करने का मन बना लेता है, जिससे गेंजो थोड़ा रिलैक्स कर सके। अब सुबासा और मिसाकी दोनों मीवा के प्लेयर से बचने के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मिसाकी किनारे किनारे बॉल को ड्रिबल करते हुए ले जाने लगता है, जिससे सुबासा स्कोर कर सके, पर तभी टाकेशी आकर एक पावरफुल टैकल करता है, जिससे मिसाकी के पैर में चोट लग जाती है। उधर सुबासा और केन दोनों हवा में बॉल के लिए लड़ने लगते हैं, पर केन बॉल को पकड़ लेता है, जिससे सुबासा जमीन पर गिर जाता है और उसको भी चोट लग जाती है। इसका फायदा उठाकर केन काउंटर के लिए सीधा बॉल कोजीरो को पास कर देता है। सुबासा और मिसाकी दोनों ही चोटिल हो जाते हैं और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। उधर कोजीरो भी समझ चुका होता है कि वो अकेले गोल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो बॉल को अपने दूसरे टीममेट्स को पास कर देता है, जिसके बाद सब मिलकर अटैक करने लग जाते हैं। टाकेशी बॉल को ड्रिबल करते हुए कोजीरो को पास कर देता है और कोजीरो अपनी फैमिली को याद करता हुआ एक सुपर फास्ट किक मारता है, पर गेंजो उसे भी रोकने में कामयाब हो जाता है। नानकात्सु के प्लेयर बॉल को क्लियर कर पाते उससे पहले ही कोजीरो एक जोरदार हेडर मारता है, जिससे फाइनली मीवा टीम स्कोर करने में कामयाब हो जाती है। इस तरह स्कोर बराबर हो जाता है। हम देखते हैं कि चोट के बाद भी सुबासा खेलने के लिए रेडी हो जाता है, पर मिसाकी को ज्यादा चोट आई होती है, इसलिए मिसाकी को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तब तक नानकात्सु टीम 10 प्लेयर के साथ ही मैच कंटिन्यू करती है। अब जैसे ही मैच कंटिन्यू होता है, नानकात्सु टीम सुबासा को बॉल पास कर देती है, जिससे सुबासा अटैक कर सके, पर सुबासा के पैर में थोड़ी इंजरी होती है, इसीलिए वो ठीक से ड्रिबल नहीं कर पा रहा होता है। इसका फायदा उठाकर कोजीरो आसानी से बॉल को चुरा लेता है। नानकात्सु अब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में होती है, क्योंकि उसके दोनों ही स्ट्राइकर इंजर्ड होते हैं और साथ ही में गेंजो की पुरानी इंजरी भी बढ़ गई होती है, जिससे उसका बैलेंस भी लगातार लूज हो रहा होता है। तभी इशिजाकी पूरी टीम को चीयर अप करना शुरू कर देता है, जिससे टीम में फिर से जोश भर जाता है। हम देखते हैं कि जून भी हॉस्पिटल से नानकात्सु के लिए चीयर कर रहा होता है। नानकात्सु टीम एक और गोल नहीं होने देती है जब तक मिसाकी वापस फील्ड पर नहीं आ जाता है। उधर सुबासा देखता है कि मीवा केवल अटैक पर फोकस कर रही है, जबकि डिफेंस पर उनकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इधर मिसाकी भी अपनी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है, पर जैसे ही मिसाकी फील्ड पर आता है वो टाकेशी को मार करने लगता है, जिससे वो कोजीरो को बॉल पास ना कर सके। पर टाकेशी भी अपने टीममेट्स के साथ मिलकर मिसाकी को चकमा दे देता है और बॉल को कोजीरो को पास कर देता है। कोजीरो भी हेडर मारकर बॉल को गोल करने की सोचता है, पर गेंजो उसे रोक देता है। अब बॉल मिसाकी के पास आ जाती है और मिसाकी अपनी पूरी ताकत के साथ बॉल को सुबासा को पास कर देता है। सुबासा भी बॉल को तेजी के साथ गोल की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि मीवा टीम का डिफेंस पूरा खाली होता है। आगे सुबासा शूट करता है, पर केन बॉल को रोककर काउंटर के लिए शूट कर देता है। इसके बाद दोनों टीम्स बॉल के लिए लगातार लड़ने लगती है। मीवा टीम बॉल को कोजीरो को पास करती है, पर तभी मिसाकी बीच में आ जाता है। हमें बताया जाता है कि मिसाकी हमेशा से ही अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स की वजह से फेमस था, पर कोजीरो हमेशा अपनी रॉ पावर की वजह से मिसाकी को कम समझता था। लेकिन इस बार कोजीरो रॉ पावर का यूज न करके अपनी स्किल से मिसाकी को चकमा दे देता है। मिसाकी को क्रॉस करते हुए कोजीरो एक जोरदार शॉट करके गोल कर देता है। गेंजो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। इस वजह से मीवा टीम 1-2 से आगे चल रही होती है। अब मैच खत्म होने में 4 मिनट का समय बचा होता है। सुबासा और उसके टीममेट्स को पूरा
पूरा विश्वास था कि वो स्कोर को बराबर कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोजीरो अपनी टीम से गोल को हर कीमत पर रोकने के लिए कहता है। जैसे ही मैच कंटिन्यू होता है, कोजीरो अपने प्लेयर से सुबासा को क्लोजली मार्क करने के लिए कहता है, जिसके बाद नानकात्सु टीम बॉल को गोल की तरफ ले जाने लगती है। अब मिसाकी बॉल को फिर से सुबासा को पास करता है। सुबासा भी गोल करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी केन सुबासा के शॉट को ब्लॉक कर देता है और तुरंत ही बॉल को कोजीरो की तरफ फेंक देता है। पर हम देखते हैं कि गेंजो गोल को छोड़कर बॉल चुरा लेता है और ड्रिबल करता हुआ गोल के सामने शॉट मारता है। हम देखते हैं कि केन बॉल को पकड़ने के लिए लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, पर मिसाकी बॉल को राइट कॉर्नर की तरफ हेडर मारता है, पर बॉल गोल पोस्ट से टकरा जाती है। तभी वहां पर लास्ट मोमेंट पर सुबासा आ जाता है और किक करते हुए गोल कर देता है। इस तरह दोनों टीमों का स्कोर फिर से बराबर हो जाता है। इधर कोजीरो और मीवा टीम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो लोग लगभग मैच जीत ही गए थे। इसके बाद रेफरी सीटी बजा देता है, जिसके साथ सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है। दोनों टीम्स का स्कोर लेवल पर था, इसीलिए विनर निकालने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, पर उससे पहले दोनों टीम्स को 10 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है। नानकात्सु टीम को इस ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसका फायदा उठाकर सुबासा और पूरी टीम्स ने अपनी चोट पर बैंडेज लगाए। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे सभी प्लेयर्स की थकान कम हो जाती है। अब गेंजो प्लान बनाता है कि फर्स्ट हाफ में वो सभी लोग डिफेंस करेंगे जब तक सुबासा और मिसाकी रेस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड हाफ में जब सुबासा और मिसाकी टीम को ज्वाइन करेंगे, तब हम मीवा टीम पर काउंटर अटैक करेंगे। इस प्लान से सभी लोग अग्री कर जाते हैं। अब पहले ओवर टाइम मीवा टीम की ड्रिबलिंग से होता है। कोजीरो और उसकी पूरी टीम बहुत तेजी के साथ बॉल को गोल की तरफ ले जाने लगती है, पर जब कोजीरो शूट करता है तो गेंजो आसानी से उसे रोक देता है। अब कोजीरो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर नानकात्सु टीम के प्लेयर्स मिलकर कोजीरो को ब्लॉक कर देते हैं। इससे मीवा टीम के लिए स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। पर जब केन देखता है कि फील्ड पर मिसाकी और सुबासा नहीं है, तो वो गेंजो की स्ट्रेटजी समझ जाता है और खुद भी आगे बढ़कर अपनी टीम को सपोर्ट करने लग जाता है। केन अपनी पूरी पावर के साथ नानकात्सु टीम के गोल की तरफ शूट करता है, पर गेंजो उसे आसानी से पकड़ लेता है। नानकात्सु टीम फर्स्ट एक्स्ट्रा हाफ खत्म होने तक अच्छे से डिफेंड कर लेती है और एक भी गोल नहीं होने देती। अब दूसरे हाफ में सुबासा और मिसाकी दोनों पूरी एनर्जी के साथ फील्ड में वापस आ जाते हैं। जैसे ही सेकंड एक्स्ट्रा हाफ शुरू होता है, सुबासा और मिसाकी दोनों बड़ी आसानी से बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल की तरफ ले जाते हैं, पर चोट की वजह से मिसाकी का बैलेंस टूट जाता है। इसका फायदा उठाकर कोजीरो बॉल को चुरा लेता है। कोजीरो अपनी टीम के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च करता है और फुल फोर्स के साथ शॉट मारता है, पर सुबासा उसके शॉट को ब्लॉक कर देता है। अब सुबासा और मिसाकी फिर से बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल की तरफ ले जाने लगते हैं। उनकी पासिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि मीवा टीम के डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाते। जब गोल के पास पहुंचकर मिसाकी शूट करता है तो केन गोल को ब्लॉक कर देता है, लेकिन बॉल इशिजाकी के पास चली जाती है। इशिजाकी भी बॉल को फिर से सुबासा और मिसाकी को पास कर देता है। अब इस समय तक कोजीरो भी डिफेंस के लिए वहां पहुंच जाता है। कोजीरो और मिसाकी दोनों हवा में बॉल के लिए जंप मारते हैं, पर दोनों ही बॉल को टच नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि सुबासा खुद हवा में जंप करके अपनी साइकिल किक मारता है और गोल करके टीम को लीड दिला देता है। सुबासा के गोल को देखकर केन भी बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। अभी मैच खत्म होने में कुछ टाइम बचा होता है। कोजीरो हार मानने से इनकार कर देता है। कोजीरो हमेशा अपनी फैमिली के लिए फुटबॉल खेलने पर ध्यान देता था, जिससे वो अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। मीवा टीम स्कोर को लेवल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगती है, पर नानकात्सु टीम का डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से गोल करना आसान नहीं होता। अब ज्यादा समय नहीं बचा था, इसीलिए केन भी डिफेंस को छोड़कर अटैक करने लगता है। कोजीरो गेंजो के इंजर्ड लेग का फायदा उठाकर गोल की तरफ एक लॉन्ग शॉट मारता है। गेंजो दर्द में होने के बाद भी उस शॉट को ब्लॉक कर देता है, पर तभी केन खुद बॉल के सामने आकर किक मारता है। हम देखते हैं कि मिसाकी आकर शॉट को ब्लॉक कर देता है, पर उसका सर गोल पोस्ट से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। अब बॉल सीधा सुबासा के पास चली जाती है। पूरी नानकात्सु टीम ने अपनी होप सुबासा के ऊपर छोड़ दी होती है और सुबासा भी बॉल को मीवा टीम के डिफेंस के बीच में से ड्रिबल करता हुआ गोल की तरफ जाने लगता है। गोल के सामने कोजीरो सुबासा का वेट कर रहा होता है। ये दोनों के बीच में आखिरी फाइट होती है। सुबासा भी कोजीरो की तरफ तेजी के साथ उसे धक्का दे देता है और आगे निकल जाता है। आखिर में केन भी सुबासा को रोकने के लिए डाइव मारता है, पर सुबासा केन के ऊपर से भी निकल जाता है और गेम का आखिरी गोल करके नानकात्सु टीम को जिता देता है। और इसी के साथ फाइनल सीटी बचती है और गेम खत्म हो जाता है। जीतने के बाद नानकात्सु टीम खुशी मनाने लगती है, वहीं पूरी मीवा टीम रोने लगती है। हम देखते हैं कि कोजीरो खुद सुबासा के पास चलकर आता है और बधाई देता है। कोजीरो
रीजो समझ जाता है कि वो केवल अपना परिवार चलाने के लिए फुटबॉल खेल रहा था, पर सुबासा और मिसाकी फुटबॉल से प्यार करते हैं, इसीलिए वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब धीरे धीरे मीवा टीम के मेंबर्स भी नानकात्सु टीम को बधाई देते हैं। नानकात्सु टीम के जीतने के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से भर जाता है। हम देखते हैं कि रोबोट चुपचाप ब्राजील के लिए निकल जाता है और सुबासा को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके आगे का पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर जरूर आऊंगा।